हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए क्लास 12th हिस्ट्री का जो है टॉप 15 क्वेश्चन का जो है मिक्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो को आज के सेशन में कवर करेंगे। और इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका पार्ट 1 बताए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बौद्ध एवं जैन धर्म की 2 समानताएँ बताइए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि बौद्ध एवं जैन धर्म की 2 समानताएँ यानी कि दोनों में जो समानता है, समान बात है, उसको बताना है। तो देखिए, बौद्ध एवं जैन धर्म की 2 समानताएँ इस प्रकार है, बौद्ध एवं जैन धर्म की 2 समानताएँ इस प्रकार है। 1 नंबर में देखो, बौद्ध एवं जैन धर्म, दोनों ही धर्म अहिंसा पर बल देते हैं। दोनों ही धर्म क्या करते हैं? अहिंसा पर बल देते हैं। तो याद रखिएगा, बौद्ध एवं जैन धर्म, दोनों ही धर्म जो है अहिंसा पर बल देते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए दोनों ही धर्म वेदों को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं और दोनों ही धर्म क्या करते हैं कि वेद जो होते हैं, वेदों वेदों को जो है, वेदों की संख्या कितने हैं? 4 है, उनको जो है प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। देखिए तथा यज्ञ हो गया, बलि हो गया तथा यज्ञ हो गया, बलि प्रथा हो गया। देखिए बहुदेववाद, बहुदेववाद मतलब होता है कि बहुत सारे देवताओं जो है और जातिवाद का क्या करते हैं? विरोध करते हैं दोनों धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है? तो ये क्या है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की 2 समानताएँ हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के नाम लिखिए। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के नाम, तो देखिए बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के नाम, तो देखिए सम्यक दृष्टि, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है, ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। तो बौद्ध धर्म के जो है अष्टांगिक जो है मार्गों के नाम इस प्रकार है, देखिए साम्यक दृष्टि है, साम्यक संकल्प है, उसके बाद देखिए साम्यक वाक्य है, उसके बाद देखिए साम्यक कर्म है, उसके बाद देखिए साम्यक जीविका है, उसके बाद देखिए साम्यक व्यायाम है और साम्यक जो है स्मृति है और साम्यक समाधि है। ये क ये क्या है? बौद्ध धर्म के जो है अष्टांगिक मार्गों के नाम है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक, तो देखिए बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, तो याद रखिएगा त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है और बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों का संग्रह है। तो याद रखिएगा त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है और बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों का संग्रह है। तो याद रखिएगा, त्रिपिटक के बारे में याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है और बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों का संग्रह है। देखिए त्रिपिटक त्रिपिटक देखिए शब्द का अर्थ याद रखिएगा, त्रिपिटक शब्द का, शब्द यहाँ पर होगा का, शब्द का अर्थ है 3 टोकरियाँ। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है त्रिपिटक शब्द का जो है, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ या त्रिपिटक का शब्द का अर्थ, तो याद रखिएगा 3 टोकरियाँ होता है, ठीक है? अब देखिए इसमें इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है, यानी कि त्रिपिटक जो है, इसमें क्या है? इसमें जो है भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। देखिए त्रिपिटक को 3 भागों में बाँटा गया है, त्रिपिटक को 3 भागों में बाँटा गया है, एक होता है सुत्त पिटक, एक होता है विनय पिटक, एक होता है अधीम्म पिटक। तो देखिए त्रिपिटक को 3 भागों में बाँटा गया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधीम्म पिटक। तो देखिए बिम्बिसार, बिम्बिसार और बिंदुसार के बारे में बताइए, तो बिम्बिसार और बिंदुसार के बारे में बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बिम्बिसार के बारे में और बिंदुसार, ये दोनों भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में, तो दोनों के बारे में देखिए कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग जो है द निश्चित रूप से ध्यान से समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए बिम्बिसार और बिंदुसार दोनों के बारे में देखिए, तो बिम्बिसार हर्यक वंश का राजा यानी कि सम्राट था। तो बिम्बिसार कौन था? हर्यक वंश का जो है सम्राट था, राजा था। और देखिए बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो आप लोग से पूछ लिया गया चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? याद रखिएगा बिंदुसार, बिंदुसार था, बिंबिसार, तो दोनों में क्या कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग निश्चित रूप से सही से याद रखिएगा कि बिंबिसार हर्यक वंश का राजा यानी कि सम्राट था, जिसने मगध साम्राज्य का की सर्वप्रथम स्थापना किया। जिसने क्या किया? जिसने मगध साम्राज्य की जो है सर्वप्रथम स्थापना किया, जिसने मगध साम्राज्य की सर्वप्रथम स्थापना किया। देखिए, वह बुद्ध का समकालीन था और वह किसका समकालीन था? बुद्ध का समकालीन था। देखिए, और देखिए बुद्ध का जो है समकालीन था और देखिए वह 15 वर्ष की उम्र में गद्दी पर जो है बैठा और 15 वर्ष की उम्र में जो है बिंबिसार गद्दी पर बैठा और देखिए 80,000 गाँवों का एक शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया और उसने क्या किया कि 80,000 गाँवों का एक शक्ति साम्राज्य बना लिया। तो बिंबिसार के बारे में इतना बात याद रखिएगा। अब देखिए बिंदुसार, तो देखिए बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य की जो है मृत्यु के उपरांत जो है उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना। देखिए उसने उसने जो है 25 वर्ष तक राज्य किया। उसने 25 वर्ष तक राज्य किया, ठीक है? उसने 25 वर्ष तक राज्य किया। देखिए उसे उसे
अमित्र घात के नाम से जानते हैं, और अमित्र घात अथवा शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, बिंदुसार को जो है अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। और अमित्र घात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक, यानी कि संहारक के रूप में जाना जाता है बिंदुसार को। तो बिंबिसार और बिंदुसार के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सम्राट सम्राट अशोक के बारे में बताइए। अशोक का धम्म से आप क्या समझते हैं? तो पहले सम्राट के अशोक के बारे में बताना है, उसके बाद अशोक का धम्म से आप क्या समझते हैं, तो इसको समझना है। तो देखिए, सम्राट अशोक, देखिए अशोक का धम्म, तो देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सम्राट अशोक के बारे में समझेंगे। तो देखिए देखिए, अशोक अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक कौन था? अशोक बिंदुसार का पुत्र था। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अशोक के बारे में समझिए, सम्राट अशोक के बारे में, कि अशोक बिंदुसार के पुत्र था। देखिए, बिंदुसार के पश्चात उसका पुत्र अशोक सम्राट बना, यानी कि बिंदुसार के पश्चात, यानी कि बिंदुसार के बाद जो है उसके बाद जो है उसका पुत्र जो है उम, अशोक क्या बना? सम्राट बना। वह मौर्य वंश का तीसरा शासक था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मौर्य वंश का जो है तीसरा शासक कौन था? मौर्य वंश का तीसरा शासक सम्राट अशोक था। अब देखिए, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? देखिए, अशोक के धम्म के बारे में समझेंगे। देखिए, अशोक ने सामाजिक नियमों और नैतिक सिद्धांतों से संबंधित कुछ कुछ बातों को बताया, जिसे अशोक का धम्म कहा जाता है। ठीक है? तो अशोक ने सामाजिक नियमों और नैतिक सिद्धांतों से संबंधित कुछ बातों को बताया, जिसे क्या कहते हैं? अशोक का धम्म कहा जाता है, जो इस प्रकार है। तो याद रखिएगा, अशोक ने सामाजिक नियमों और नैतिक सिद्धांतों से संबंधित कुछ बातों को बताया, जिसे अशोक का धम्म कहा जाता है, जो इस प्रकार है। देखिए, प्राणियों की हत्या ना करना, प्राणियों की हत्या ना करना। तो धम्म में कौन-कौन बात बताए हैं, आप लोग को याद रखना है। प्राणियों की हत्या ना करना, कोई भी प्राणी हो उसकी हत्या नहीं करना। उसके बाद देखिए, माता-पिता की सेवा करना, माता-पिता की सेवा करना। उसके बाद देखिए, वृद्धों वृद्धों की जो है सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों। उसके बाद देखिए, ब्राह्मणों हो गया, श्रामणों एवं दासों, जो श्रामणों और एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अल्प 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 व्यय एवं अल्प संचय, यानी कि कम जमा करना चाहिए, कम खर्च करना चाहिए। उसके बाद देखिए, सादगीपूर्ण जीवन, जीवन कैसा होना चाहिए? सादगीपूर्ण होना चाहिए, ठीक है? तो ये सम्राट अशोक के बारे में और सम्राट अशोक के धम्म के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्लासी का युद्ध कब और किसके साथ हुआ? देखिए, प्लासी की युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुआ था, ठीक है? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुआ था, ठीक है? तो प्लासी के युद्ध के बारे में याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुआ था। देखिए, इसमें इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई। इस युद्ध में क्या हो गया कि सिराजुद्दौला की हार हो गई, जिससे जिससे अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की पर गद्दी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। जिससे क्या हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की गद्दी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। देखिए, उसने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब नियुक्त किया, और उसने क्या किया? मीर जाफ़र को जो है बंगाल का नवाब नियुक्त किया, ठीक है? तो प्लासी के युद्ध के बारे में इतना बात याद रखिएगा। प्लासी की युद्ध जो है 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुआ। देखिए, और जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की गद्दी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया, ठीक है? जिसने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब नियुक्त किया, ठीक है? उसने क्या किया? मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब नियुक्त किया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कृष्णदेव राय कौन थे? तो कृष्णदेव राय के बारे में समझना है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। तो याद रखिएगा, कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। 1513 ईस्वी में उसने उड़ीसा के शासक, देखिए, गजपत जो है प्रतापरुद्र को जो है परास्त किया, और उसने क्या किया? 1513 ईस्वी में उसने उड़ीसा के शासक गजपति गजपति जो है प्रतापरुद्र को जो है परास्त किया, और उनकी कन्या से विवाह किया, और उनकी कन्या से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और देखिए, 1520 में उसने सुल्तान आदिल शाह को पराजित कर, देखिए, बीजापुर को जीता, और उसने क्या किया था कि 1520 ईस्वी में सुल्तान आदिल शाह को पराजित करके बीजापुर को जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले 4 कारणों को बताइए। भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले 4 कारणों को बताइए। देखिए, भारत के विभाजन विभाजन को प्रेरित करने वाले 2 प्रमुख कारण इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए, क्या पूछ रहा है? 4 कारणों के बताएँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है? भारत के विभाजन करने वाले 2 नहीं, यहाँ पर 4 है, 4 कर लीजिएगा। 4 प्रमुख कारक इस प्रकार है। पहला क्या है? पहला कारक है, देखिए, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की माँग पर अड़ गया। जो मुस्लिम लीग थे, उन्होंने किसका? पाकिस्तान की माँग पर अड़ा था, ठीक है? उसके बाद देखिए,
उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में प्रवेश कर अलगाववादी नीति अपनाई। मुस्लिम लीग ने क्या किया, अंतरिम जो सरकार थे उसमें प्रवेश करके अलगाववादी नीति अपनाई, जिससे सरकार का सुचारू रूप से काम करना क्या हो गया, कठिन हो गया, जिससे सरकार सही रूप से काम करना कठिन हो गया। देखिए ब्रिटिश शासन ने भारत में अलग-अलग धर्मों के आधार पर विभाजन को बढ़ावा दिया, और जो ब्रिटिश सरकार थे उन्होंने क्या किया, भारत में जो है अलग-अलग धर्मों के आधार पर जो है विभाजन को बढ़ावा दिया। देखिए हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक अंतर थे, और विभाजन का ये भी एक कारण है कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक कारक थे। तो ये है भारत के विभाजन के 4 कारक, इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए क्रिप्स मिशन 1942 में संवैधानिक सुधार की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत आया था। ठीक है? याद रखिएगा क्रिप्स मिशन 1942 में संवैधानिक सुधार की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत आया। देखिए इस मिशन के अध्यक्ष था एस्टोफर्ड क्रिप्स ने की जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था, ठीक है? तो याद रखिएगा इस मिशन की अध्यक्षता जो है एस्टोफर्ड क्रिप्स ने की थी। तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन का अध्यक्षता किसने किया? एस्टोफर्ड क्रिप्स ने की थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था, ठीक है? तो इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन और इसके अध्यक्ष के बारे में। तो क्रिप्स मिशन 1942 में संवैधानिक सुधार की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत आया, और इस मिशन की अध्यक्षता एस्टोफर्ड क्रिप्स ने की, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? तो अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए देखिए उत्तर देखिए, आईने अकबरी से पता चलता है, आईने ए अकबरी जो अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया है, तो आईने अकबरी से पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में भूमि की 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है? तो याद रखिएगा, आईने अकबरी से पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में भूमि भूमि की जो है 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। देखिए उसके बाद 1 नंबर है देखिए, पोलज है, उसके बाद देखिए परती है, उसके बाद देखिए छच्छर भूमि है, बंजर भूमि है। तो सभी के बारे में जो है बारी-बारी से जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले देखिए पोलज के बारे में समझेंगे। यह प्रथम श्रेणी की भूमि थी। पोलज क्या थी? प्रथम श्रेणी की भूमि थी, जिस भूमि भूमि पर हर साल फसल उगाई जाती थी। और जिस भूमि पर क्या की जाती थी? हर साल फसल उगाई जाती थी, और किस भूमि पर? पोलज पर, जो प्रथम श्रेणी की भूमि थी। उसके बाद देखिए परती, देखिए वह भूमि जिस पर लगातार 2-3 वर्ष खेती करने के पश्चात कुछ समय के लिए परती छोड़ दी जाती है, उसे परती भूमि कहते हैं। तो याद रखिएगा, वह भूमि जिस पर लगातार 2-3 वर्ष खेती करने के पश्चात कुछ समय के लिए परती छोड़ दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? परती भूमि कहते हैं, तो याद रखिएगा। परती भूमि के बारे में। उसके बाद देखिए छच्छर भूमि। देखिए वह भूमि जिस पर 3 या 4 वर्ष बाद फसल बोई बोई गई है, तो जिस पर 3 या 4 वर्ष बाद जो है फसल बोई गई है, उसे छच्छर भूमि कहते हैं, ठीक है? वह भूमि जिस पर 3 या 4 वर्ष बाद फसल बोई गई हो, उसे छच्छर भूमि कहते हैं। देखिए बंजर भूमि, अधिक समय तक खाली पड़ी भूमि को बंजर भूमि कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अधिक समय तक जो है खाली पड़ी भूमि को बंजर भूमि कहा जाता है। तो जो है ये भी क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के शासनकाल में भूमि को कितने वर्गों में बाँटा गया था? आईने अकबरी के अनुसार, तो याद रखिएगा 4 वर्गों में बाँटा गया, जो पोलज है, परती है, छच्छर भूमि है, बंजर भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम लिखें। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व के 7 आश्चर्यों, या पूछ लेगा कि विश्व के 7 अजूबों का नाम लिखें। तो याद रखिएगा, देखिए विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम, एक है देखिए ताजमहल आगरा, एक क्या है? ताजमहल आगरा, जो कि भारत में है, ठीक है? उसके बाद देखिए गीज़ा का पिरामिड किस देश में है? मिस्र में है। उसके बाद देखिए पेट्रा किस देश में है? जॉर्डन में है। चीन का महान दीवार चीने में है। चीन का महान दीवार चीन में है। उसके बाद देखिए रोमन कोलिजियम रोम इटली में है, ठीक है? रोमन कोलिजियम कहाँ है? रोम इटली में है। उसके बाद देखिए क्राइस्ट रिडीमर ब्राज़ील में है। क्राइस्ट रिडीमर कहाँ है? ब्राज़ील में है। देखिए माचू पिच्चू किस देश में है? पेरू में है। तो ये विश्व के 7 अजूबों के नाम याद रखिएगा। ताजमहल भारत में आगरा शहर में है। उसके बाद देखिए गीज़ा का पिरामिड मिस्र में है। पेट्रा जॉर्डन में है। चीन का महान दीवार चीन में है। उसके बाद देखिए रोमन कोलिजियम रोम इटली में है। उसके बाद देखिए क्राइस्ट रिडीमर ब्राज़ील में है। माचू पिच्चू पेरू, ठीक है? पेरू में है माचू पिच्चू। इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सिविल लाइन्स क्या थी? तो देखिए सिविल लाइन्स देखिए 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा पर विशेष विशेष ध्यान दिया था। तो याद रखिएगा 1800
1857 के विद्रोह के बाद जो है अंग्रेज़ों ने अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। इसलिए इसलिए अंग्रेज़ों को नगरों नगरों के देशी निवासियों से दूर दूर एक पृथक स्थान बसाया गया था, ठीक है? तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के बाद जो है अंग्रेज़ों ने अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। इसलिए क्या किया था अंग्रेज़ों अंग्रेज़ों को जो है अंग्रेज़ों को जो है नगरों के देशी रियासत यानी कि नगर के जो देशी रियासत थे उससे दूर एक पृथक स्थान यानी कि अलग स्थान पर बसाया जाता था। जिसे सिविल लाइन्स के नाम जैसा जान से नाम के से जाना जाता था और उसी स्थान को सिविल लाइन्स के नाम से जाना जाता था। देखिए, ये क्षेत्र या नगर के आस-पास खेतों तथा अन्य अन्य उबड़-खाबड़ क्षेत्रों को साफ करके विकसित किया जाते थे। ये और ये सिविल लाइन्स जो है क्षेत्र या नगर के आस-पास जो है खेतों के खेतों तथा अन्य उबड़-खाबड़ जो है क्षेत्रों को साफ करके विकसित किए गए थे। देखिए पक्की ये इलाके पक्की सड़कों द्वारा मुख्य नगर से जुड़े हुए थे, ठीक है? और ये इलाके जो है पक्की सड़कों से मुख्य नगर से जुड़े हुए थे। ये क्षेत्र काफ़ी विकसित होते थे, ठीक है? और ये क्षेत्र काफ़ी विकसित होते थे। इसके बारे में ऐसे याद रखिएगा सिविल लाइन्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसके 3 मार्गों को लिखें। खिलाफत आंदोलन इसके 3 मार्ग देखिए खिलाफत आंदोलन। तो देखिए भारतीय मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश भारत में चलाया गया एक राजनीतिक अभियान था। तो खिलाफत आंदोलन क्या था कि खिलाफत आंदोलन जो है भारतीय मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश भारत में चलाया गया एक राजनीतिक अभियान था। तो याद रखिएगा, भारतीय मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश भारत में चलाया गया एक राजनीतिक अभियान था जो जो 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन में हुआ, ठीक है? और ये आंदोलन जो है 23 नवंबर 1919 को जो है दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन में हुआ और गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे। याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? याद रखिएगा 23 नवंबर 1919 को, ठीक है? और अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में इतना बात याद रखिएगा। और इसके देखिए और इसके 3 मांगे इस प्रकार है। इसके 3 मांगे क्या है? इसमें क्या पूछा है कि इसके 3 मांगों को लिखे थे। 3 मांगों को भी लिखना है। तो देखिए, पहला देखिए तुर्की सुल्तान का खलीफा पद यथावत रखा जाए। तुर्की सुल्तान सुल्तान का जो खलीफा पद था, उसको यथावत यानी कि ज्यों का त्यों रखा जाए। देखिए, उसके बाद देखिए जजीरतुल देखिए अरब जो इस्लाम का धार्मिक संगठन था, यानी कि जो अरब जजीरतुल अरब जो इस्लाम का धार्मिक संगठन था, मुस्लिम शासन के अंतर्गत रखा जाए और उसका एक एक मांग क्या था कि जजीरतुल अरब जो इस्लामिक धार्मिक केंद्र था, उसे मुस्लिम शासक के अंतर्गत रखा जाए। उसके बाद देखिए खि खलीफा मुस्लिम तीर्थ स्थलों की रक्षा करे। उसका तीसरा मांग क्या था कि जो खलीफा होते हैं, वो मुस्लिम तीर्थ स्थलों की रक्षा करे। तो खिलाफत आंदोलन और इसके जो है 3 मांगों के बारे में याद रखिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, महात्मा गांधी ने खुद को आम आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया? महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया? तो देखिए, महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जो इस प्रकार है। तो महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसे दिखाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जो इस प्रकार है। देखिए पहला कम देखिए महात्मा गांधी आम लोगों की तरह वस्त्र धारण करते थे। महात्मा गांधी क्या करते थे? आम लोगों की तरह वस्त्र धारण करते थे। देखिए उस और देखिए तथा जन सेवा के कार्यों में लगे रहते थे और क्या जन सेवा के कार्यों में लगे रहते थे। उसके बाद देखिए गांधी जी ने क्या खादी वस्त्र पहनते थे और गांधी जी क्या करते थे? खादी वस्त्र पहनते थे, हाथ में लाठी उठाई और चरखा चलाया आम लोगों के संपर्क में रहने के लिए। देखिए उन्होंने अपने भाषणों में कई बार दोहराया कि भारत गाँव में बसता है। तो याद रखिएगा कभी-कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत गाँव में बसता है, इस बात को किसने दोहराया? तो गांधी जी ने दोहराया, ठीक है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, गांधी जी की गांधी जी सामान्य लोगों की ही भाषा बोलते थे और गांधी जी क्या करते थे? सामान्य लोगों की ही भाषा बोलते थे। देखिए 1921 ईस्वी में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपने सिर मुड़वा लिया और 1921 में जब गांधी जी दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे थे, तो उस समय गांधी जी ने क्या कर लिया? अपना सिर मुड़वा लिया तथा गरीबों के साथ एकता स्थापित करने के लिए वे देखिए सूती वस्त्र पहनने लगे थे और गरीबों के साथ जो है एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए नेक्स्ट है पॉइंट है देखिए जनसामान्य जनसामान्य के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण था और जो है जनसामान्य के प्रति जो है गांधी जी के गांधी जी का जो है दृष्टिकोण बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण था। गांधी देखिए गांधी जी
गांधी जी आम लोगों के बीच घुल-मिल कर रहते थे और गांधी जी क्या करते थे, आम लोगों के बीच घुल-मिल कर रहते थे। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी गांधी ने खुद को आम लोग जैसा दिखाने के लिए क्या-क्या किया? ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विजयनगर साम्राज्य के लोगों के जीवन पर प्रकाश डाले। ये देखिए 5 मार्च के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्च के लिए। 5 मार्च के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के लोगों के जीवन पर प्रकाश डाले। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य देखिए संगम वंश के राजा हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो याद रखना कि संगम वंश के जो है राजा हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। देखिए देखिए यह साम्राज्य रायचूर दोआब के जो है दक्षिण भाग में स्थित है और यह साम्राज्य जो है रायचूर दोआब के दक्षिण भाग में स्थित था। याद रखिएगा संगम वंश के राजा हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। देखिए, यह साम्राज्य रायचूर दोआब के दक्षिण भाग में स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, विजयनगर साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य के सामान्य लोगों की जीवन शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो है सामान्य लोगों की जीवन शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है। पहला देखिए देखिए विजयनगर साम्राज्य की समाज सुव्यवस्थित था। विजयनगर साम्राज्य का जो है समाज कैसा था? सुव्यवस्थित था। समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था और समाज में क्या था? वर्ण व्यवस्था का जो है प्रचलन था। देखिए ब्राह्मणों को समाज में विशेष प्रतिष्ठा था और उसमें उस समाज में क्या था? ब्राह्मणों को जो है समाज में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त थी। देखिए पुजारी वर्ग भी समाज का एक प्रतिष्ठित वर्ग था और पुजारी वर्ग भी समाज का एक प्रतिष्ठित वर्ग था। देखिए 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्रा देखिए बारबोस ने विजयनगर के सामान्य लोगों के आवास का वर्णन किया है। तो देखिए 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्रा जो था बारबोस ने क्या किया विजयनगर के सामान्य लोगों के आवास का वर्णन किया। देखिए तथा लिखा है और तथा उसने लिखा है कि देखिए लोगों के आवास छप्पर के हैं, लोगों के आवास किसके हैं? छप्पर के हैं और फिर देखिए फिर भी जो है सुदृढ़ और व्यवसाय के आधार पर जो है कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है। लोगों के जो है आवास किसके हैं? छप्पर के हैं, फिर भी वो सुदृढ़ है यानी कि सही से है और व्यवसाय के आधार पर जो है कई खुले स्थानों वाली लंबी नालियों में क्या है? व्यवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए विजयनगर साम्राज्य में किसान सामाजिक व्यवस्था का आधार था और विजयनगर साम्राज्य में किसान जो है सामाजिक व्यवस्था का आधार था। इसी पर समाज के बाकी सभी वर्ग निर्भर थे और इसी पर जो है समाज के बाकी सभी वर्ग निर्भर थे। देखिए समाज में स्त्रियों के लिए ये शिक्षा की व्यवस्था थी और इस समय क्या थी समाज में जो है स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। स्त्रियां नृत्य, संगीत तथा अन्य कलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक कुशल थी और स्त्रियां जो है नृत्य हो गया, संगीत हो गया तथा अन्य कलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक कुशल थी, ठीक है? उसके बाद देखो देखिए, विजयनगर में विभिन्न संप्रदाय जैसे हिंदू, शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध तथा इस्लाम धर्म के धर्म के लोग निवास करते थे, ठीक है? तो उस समय क्या थे कि हिंदू हो गया, शैव हो गया, वैष्णव हो गया, जैन तथा बौद्ध इस्लाम धर्म के लोग निवास करते थे विजयनगर साम्राज्य में। देखिए विभिन्न भाषाओं जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया तथा संस्कृत आदि का प्रयोग करने वाले लोग निवास करते थे और उसमें जो है विभिन्न भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा संस्कृत आदि का प्रयोग करने करने वाले लोग निवास करते थे। देखिए विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा का भी प्रचलन था। देखिए दास दासियों का जो है क्रय विक्रय होता था यानी कि उसमें जो है दास दासियों का क्रय विक्रय होता था, उसी को दास प्रथा कहते हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य में उद्योग धंधे तथा व्यापार उन्नत थे और उस साम्राज्य में उद्योग धंधे और व्यापार उन्नत थे। तो यह आप लोग को जो है पार्ट 2 रहा टॉप 15 क्वेश्चन का, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? इस आप लोग को 5 पार्ट तक कराएँगे, 5 से 10 पार्ट तक कराएँगे, ठीक है? आप लोग याद रखिएगा, सभी को पढ़ते जाइएगा, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को 5-5 सेट ऑब्जेक्टिव का जो है 5 सेट बताएँगे, ठीक है? 5-5 सेट बताएँगे। तो आप लोग वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।